रहे हैं। धीरे से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो तमाम तरह की तैयारियां हैं वो पहले ही कर ली गई हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, जहां तमाम आला अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। तो महाकुंभ में अब गिनती के दिन रह गए हैं और उससे पहले जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो संगम नगरी प्रयागराज की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी धीरेन्द्र हमसे जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से जनवरी 2025 13 जनवरी के साथ ही साथ ये महाकुंभ का औपचारिक शुरुआत हो जाएगा। हालांकि इसके पहले जो अखाड़े हैं, जो साधु संत हैं, जो संस्थाएं हैं, वो महाकुंभ में बसना शुरू कर दी हैं, तो उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर हम पिछले महीने यानी दिसंबर की बात करते हैं तो पिछली दिसंबर में एक महीने के अंदर 5 बार वो प्रयागराज पहुंचे थे और जो महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां चल रही थी, जो विकास कार्य हो रहे थे, उन अधिकारियों के साथ उसकी बैठक की है, समीक्षा बैठक की है और स्थलीय निरीक्षण भी किया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं और रात्रि में प्रवास भी करेंगे। कई उनके ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर वो भाग लेंगे। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ अब आज शाम को समीक्षा बैठक भी करेंगे कि जो तैयारियां चल रही हैं, चूंकि औपचारिक शुरुआत जो है 13 जनवरी पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही शुरू हो जाएगा, तो तैयारियां अंतिम चरण में है, कोई कमी न रह जाए। चूंकि जो अनुमान है कि 40 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में प्रयागराज आएंगे, तो वो सुरक्षित प्रयागराज पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाकर सुरक्षित अपने घरों को वापस चले जाएं। इसके लिए ट्रैफिक प्लान के साथ ही साथ उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, उसकी तैयारियां कर ली गई हैं। तो भी अंतिम चरण में तैयारियां हैं और आज स्थलीय निरीक्षण करके उसका जायजा भी लेंगे सीएम योगी जी। धीरेन्द्र, विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे, उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो क्या कुछ सौगात मिल सकती है प्रयागराज की जनता को? देखिए, अगर हम प्रयागराज के जनता की सौगात की बात करते हैं तो प्रयागराज पूरा शहर बदल चुका है। पूरा शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अब रही बात महाकुंभ, चूंकि अस्थायी जो कार्य यहाँ होते हैं, चूंकि ये 2 नदियों के तट पे पूरा मेला बसता है। एक तरफ यमुना नदी है, दूसरी तरफ गंगा नदी है और जहाँ दोनों नदियां मिलती हैं वहीं त्रिवेणी हो जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती जो अधिष्ठ हैं, तो इसी के आसपास ही मेला को बसाया जाता है। तो जिस तरीके से अस्थायी काम, जैसे रेत पे सड़क बनाने का चकर प्लेट का काम किया जाता है, तो 500 किलोमीटर से ऊपर जो रोड बनाने जाने का काम है, वो लोहे के चकर प्लेट से रेत पर सड़क बनाई जाती है। मूलभूत सुविधा में जो पेयजल के लिए पानी की सप्लाई, विद्युत की और साथ ही साथ शौचालय की, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है अस्थायी किया जाता है। और यहाँ पर जब जैसे कि बताया कि 40 करोड़ ऐसे जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे, तो वो यहाँ पर ठहरेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कलवासी, करीब लाखों की तादाद में यहाँ पे कलवासी आते हैं, जो पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक संगम की रेती पर 1 महीना तक कठिन साधना करते हैं, घर परिवार छोड़कर, और इसी संगम की रेती पर आते हैं। तो बड़ी ये तादाद कलवासियों की होती है। तो इन लोगों को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, उसी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ स्थलीय निरीक्षण करेंगे। अखाड़ों के जो 13 अखाड़े हैं वो यहाँ आ चुके हैं। अखाड़ों में भी सीएम योगी जाएंगे, संतों से मुलाकात करेंगे। चूंकि जिस तरीके से चाहे वो वैष्णव के अखाड़े हों, शैव के अखाड़े हों या उदासीन के 13 अखाड़े जो हैं, उनकी पेशवाई यहाँ आ गई है और वो छावनी में प्रवेश करके यहाँ रहने लगे हैं। तो संतों से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद वो मीडिया सेंटर में पत्रकारों को भी संबोधित करेंगे जी। बिल्कुल, तो देखिए डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन होगा, रेडियो ट्रेनिंग हॉल का भी निरीक्षण करेंगे। और धीरेन्द्र, देखिए 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भोजन भी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, कितने बजे ये होगा? देखिए, साधु संत, चूंकि भोजन का जो ये पूरा कार्यक्रम है वो शाम को है, यानी देर रात ही जो साधु संतों के साथ वो
भोजन करेंगे तो जो 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ वो भोजन करेंगे। हालांकि उसके लिए तैयारियां की गई हैं। 13 जो अखाड़े हैं, जो मान्यता अखाड़ा परिषद ने जिसको मान्यता दी है, वही 13 अखाड़े के उनपे जो साधु संत हैं वही सम्मिलित हो पाएंगे। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बड़ी चुनौती इस समय पुलिस प्रशासन के सामने भी है कि इतने बड़े तादाद में जिस तरीके से तंबुओं का शहर बसता है और रेत पे बसाया जाता है, चारों तरफ यहाँ पर सुरक्षा की निगरानी करना, अस्थायी जो थाने बनाए जाते हैं, फायर स्टेशन बनाए जाते हैं, तो पूरा एक जिला बनता है और जिला नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। महाकुंभ नगर के नाम से जिला भी बनाया गया है, इसका सर्किट हाउस भी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो सरकार पिछले साल से ही 3 साल पहले से ही कुंभ को लेकर अपनी तैयारी की रही थी। सड़कों का जो चौड़ीकरण का काम था वो पूरा हो गया है, फ्लाईओवर का काम था और जो चौराहों का सौंदर्यीकरण का काम था वो पूरा कर लिया गया है। तो शाम को जब प्रयागराज में जब एंट्री की जाती है तो पूरी तरीके से ये दिव्य और भव्य शहर की जो परिकल्पना है वो साकार होती नजर आ रही है। अब रही बात है कि महाकुंभ को दिव्य और भव्य और डिजिटल और सुरक्षित कुंभ की जिस तरीके से परिकल्पना सरकार ने की है उसको साकार करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ के अधिकारी और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हैं, किसी तरीके से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कमी न रह जाए। तो अब चूंकि 13 जनवरी से ही पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसके 15 दिन पहले से जो है साधु संत हैं वो छावनी प्रवेश कर चुके हैं। 13 अखाड़ों की जो निर्माण धर्म ध्वजाएं हैं वो स्थापित हो चुकी है। तो जो बड़ी तादाद में साधु संत रहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो 13 अखाड़ों के साथ ही जो तमाम और संप्रदाय हैं, उस संप्रदाय के, चाहे वो आचार्य संप्रदाय के लोग हो या दंडी संप्रदाय के लोग हों, तो जो पूरे देश के जितने भी साधु महात्माओं का संगठन है और जो संप्रदाय हैं वो सब यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिए हैं। और 13 तारीख से ही कलबास भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि कलबास का जो महात्मा है वो बहुत बड़ा संगम की रेती पर है। तो 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही ये जो कलबास का संकल्प है वो संकल्प लेकर कलबासी यहाँ पर रहना शुरू कर जाएंगे और ये माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक, ये जब तक माघ का महीना होता है तब तक बड़ी तादाद में यहाँ कलबासी भी रहते हैं। तो इसी दौरान जो स्नान पर्व है वो यहाँ पर पड़ेंगे। तो एक बड़ी जो सुरक्षा को लेकर खाका तैयार किया गया है। कल जिस तरीके से एडीजी ने जिस तरीके से रूट चार्ट बताया है, जो श्रद्धालु आएंगे ट्रैफिक प्लान क्या होगा और किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, चूंकि जिस तरीके से ये मेला बसाया जा रहा है तो जो यात्री वहां से आए तो उनको साथ ही साथ बिल्कुल नजदीक ही मेले के पार्किंग बनाई गई है और पार्किंग में वाहन पार्क करके और यहाँ पर आए और आस्था की डुबकी लगाएं और अपने घरों को वापस चले जाएंगे। जी धीरेन्द्र, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ का रात्रि विश्राम आज प्रयागराज में ही होगा? जी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज में 2 दिनों के लिए आ रहे हैं। आज रहेंगे, रात्रि निवास करेंगे, उसके बाद सुबह कई और कार्यक्रम है, जो शहर में भी कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। शहर के कार्यक्रम को करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कल यहाँ से रवाना होंगे। तो 2 दिनों का जो दौरा है बहुत ही अहम दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है, क्योंकि अब कुंभ की औपचारिक शुरुआत होने में महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज रात में रुककर जो साधु संत हैं उनके साथ जब भोजन करेंगे तो उनकी जो अनुभूति है अभी यहाँ पर रहने लगे हैं, क्योंकि पिछले 15 दिनों से ही साधु संत अखाड़ों के यहाँ पर जिस दिन से छावनी उनका प्रवेश हुआ है उस सबसे बड़ी तादाद में यहाँ नागा साधु यहाँ पर रहने शुरू हो गए। तो जो 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे, बैठक के बाद भोजन करेंगे। तो तमाम ऐसी जो तैयारियों को लेकर उनसे इनपुट भी लेंगे कि आखिर जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं उससे संतुष्ट है कि नहीं, या आगे क्या सुझाव उनका होता है, उससे आगे फिर और जो कमियां रह जाती हैं उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिनों तक प्रयागराज में प्रवास करेंगे तो कोई कमी दिव्य और भव्य कुंभ बनाने में न रह जाए, उसके लिए पूरी तरीके से वो नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से कहीं कोई कमी न रह जाए, कि जो श्रद्धालु आए उनको किसी असुविधा का सामना करना पड़े। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर हम बात करें पिछले 2019 के कुंभ को, तो जिस तरीके से प्रदेश और केंद्र की सरकार ने 2019 का दिव्य और भव्य कुंभ करके प्रदर्शित कर दिया है कि ये और बढ़िया से बढ़िया किया जा सकता है और फिर से उनको मौका मिला है।
तो कहीं से भी कोर कसर रखना नहीं चाहते हैं। 2025 का ये महाकुंभ है, 12 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है। तो जो तैयारियां हैं वो पिछली 2019 से 25% ज्यादा बढ़ाई गई है। सेक्टर का निर्माण ज्यादा किया गया है, जो एरिया है उसको ज्यादा बनाया गया है। जो पांटून पुल सबसे अहम होता है, क्योंकि गंगा नदी पे ही ये मेला बसता है, यमुना नदी के किनारे बसता है, तो आने और जाने के लिए अस्थायी पांटून पुलों का निर्माण किया जाता है, जिसकी संख्या 30 पांटून पुल बनाए गए हैं, जिससे जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे वो गंगा नदी और यमुना नदी उसी पांटून पुल के जरिए पार करेंगे। तो एक बड़ा ये आयोजन है सनातन का, और ये कहा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा ये धार्मिक आयोजन होगा जो संगम की रेती पर होगा। जी धीरेन्द्र, जो वहां पर लोग अभी पहुंच रहे हैं और जो बड़ी संख्या में अखाड़े पहुंचे हुए हैं, साधु संत पहुंचे हुए हैं, तैयारियों को लेकर उनका क्या फीडबैक है, वो क्या कह रहे हैं तैयारियों को लेकर? देखिए, पूरी तरीके से एक प्लान तैयार, पहले मेला प्रशासन ने पूरा प्लान तैयार किया था कि अखाड़ों को कहाँ बसाया जाएगा और जो संस्थाएं हैं उनको कहाँ बसाया जाएगा। और सबसे जो अहम है, जो तीर्थ पुरोहित यहाँ जिनको पंडा कहा जाता है, जो तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल के हैं, जिनके यहाँ जो कलवासी हैं उन्हीं के यहाँ आते हैं और 1 महीना तक रह के कलवास करते हैं। साथ ही साथ तमाम ऐसे धार्मिक और सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पर आकर बसती है और तमाम जो धार्मिक आयोजन में उनमें सहभागिता करती हैं। तो एक प्लान तैयार करते हुए जो त्रिवेणी मार्ग इस संगम की रेती पर बनाया गया है, अलग अलग रोड बनाए गए, उनका नाम दिया गया है, लेकिन जो प्रमुख मार्ग है वो त्रिवेणी मार्ग और काली मार्ग। तो दोनों मार्गों पर जो अखाड़े 13 अखाड़े हैं वो त्रिवेणी मार्ग पर बसाए गए हैं। तो तैयारियों को लेकर पहले से ही यहाँ पर कार्य चल रहा था। हालांकि थोड़ा बहुत जो कमी, जो सुस्ती हुई है, वो जब गंगा का पानी 2 बार बाढ़ का पानी आया है, उसके बाद बाढ़ का पानी पीछे जाने के बाद कहीं न कहीं जो यहाँ का मेला प्रशासन है उसके लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बना था, क्योंकि पानी 2 बार बाढ़ का आ गया था और पानी जाने के बाद ये जमीन सूख नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही पानी पीछे जाता है और जमीन सूखती है, ऐसे ही पूरी युद्ध स्तर से मेला प्रशासन ने इसकी तैयारियां की है। और साधु संत के आने के पहले जो उनको मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराया जाता है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शौचालय हो, ये मूलभूत सुविधाएं जो है वो प्रशासन ने संतों को उपलब्ध करा दिया है। अब जो संत हैं वो यहाँ पर अपना धूना रमा चुके हैं, बड़ी तादाद में नागा साधु यहाँ पर पहुंच आए हैं, अब यहाँ पर वो रह रहे हैं। तो तैयारियों को लेकर उनमें कोई ऐसी शिकायत का मौका ये जो मेला प्रशासन है उन्होंने नहीं दिया है। तो कहीं न कहीं तैयारियों से लेकर साधु संत भी संतुष्ट नजर आए हैं। जी धीरेन्द्र, और वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, 12 साल बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, एक बड़ी संख्या में करोड़ों में लोग यहाँ पहुंचेंगे और सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो भीड़ को नियंत्रित करने की होगी, जिसकी व्यवस्थाएं अभी से देखने को मिल रही हैं। आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम बात करते हैं महात्म की, तो जिस तरीके से हर पूरे ब्रह्मांड में तीर्थ है और प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है, तो यहाँ पर जब माघ का महीना लगता है तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनकी महिमा का बखान किया है कि माघ मकर रविगत जब हुई, तीर्थ पति आय सब कोई, देव दनुज नर किन्नर सेनी, सादर मज्ज सकल त्रिवेणी। एक ये ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर जब माघ का महीना लगता है तो ब्रह्मांड के सारी देवी देवता यहाँ पर वास करने लगते हैं। और यही वजह है कि जो बड़ी तादाद में यहाँ पर 1 महीने तक जो कलवासी हैं कलवास करते हैं और गंगा स्नान, एक समय भोजन करते हैं, जमीन में शयन करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। तो चूंकि 12 साल बाद जो है ये कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो ये दिव्य और भव्य की, इनको शब्दों में बखान करना ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की दिव्यता केवल महसूस की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से सरकार भव्य रूप प्रदान करने की इसमें कोशिश में जुटा हुआ है, तो पूरी तरीके से जब ये यहाँ शाम होती है और जब लाइटें जलती हैं तो तंबुओं का ये शहर जब पूरी तरीके से जगमग होता है, तो निश्चित तौर में एक अलौकिक दृश्य होता है, अलौकिक नजारा होता है। अब सभी को इंतजार है कि जब ये स्नान पर्व यानी माघ का महीना जब शुरू होगा, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है, 13 जनवरी के पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही जो महाकुंभ का आगाज है वो हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे अभी से ही बड़ी तादाद में यहाँ पर अखाड़े हैं और संप्रदाय के जो संत महात्मा हैं वो सब यहाँ आ गए हैं। और जब यहाँ से
वो जब शाही स्नान के लिए निकलते हैं तो वह अलग सा दृश्य होता है। और यही वजह है कि उनके सानिध्य में बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु को आने की उम्मीद है। जिस तरीके से प्रशासन ने अनुमान किया है कि 40 करोड़ ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम पे पहुंचेंगे, तो उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। पार्किंग बनाया गया है और आने और जाने का अलग रूट बनाया गया है। स्टेशन पे चूंकि 2013 में जिस तरीके से कुंभ लगा था, कुंभ में एक अप्रिय घटना घट गई थी, भगदड़ हुई थी, उसमें कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। तो इस तरह की दुखद घटना जिस तरीके से हुई थी, अब दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न हो, सरकार इस पे पूरी पैनी नजर बनाए हो और उसको लेकर आने और जाने का अलग अलग मार्ग स्टेशन पर भी निर्धारित कर दिया है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए महाकुंभ में महज अब गिनती के दिन ही रह गए हैं और अभी से हम देख पा रहे हैं कि लोग पहुंचने लगे हैं और ये भीड़ अब बढ़ती ही जाएगी। सबसे जो बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो ट्रैफिक को लेकर देखने को मिलती है। इसकी किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्या कोई एडवाइजरी अभी से जारी किया गया है, रूट डाइवर्जन किया गया है? देखिए, अगर हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जिस तरीके से इतने बड़े तादाद में जो प्रशासन का अनुमान है कि यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, तो उनके लिए बिल्कुल जिस तरीके से रूट निर्धारित किए गए हैं कि अगर जो चारों दिशाओं से आने वाले जो यात्री हैं उनको किस रूट से लाया जाएगा और किस रूट में मेला क्षेत्र में एंट्री दी जाएगी। उसके बाद स्नान के बाद किन घाट पे किस दिशा से आने वाले श्रद्धालुओं को कौन से घाट पे स्नान कराना है और उनको फिर किस रूट से उनको बाहर शहर की ओर भेजना है, जहाँ कोई पार्किंग है जहाँ उन्होंने अपने गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, या कहाँ से उनको स्टेशन भेजना है या बस स्टैंड भेजना है। तो सारा खाका तैयार कर लिया गया है। चारों दिशाओं के जो आने वाले यात्री हैं उनके रूट को निर्धारित कर लिया गया है। आने और जाने दोनों का अलग अलग रूट बनाया गया है। मेला क्षेत्र में भी इसी तरीके से आने और जाने का, घाटों पर भी पहुंचने का और स्नान के बाद जाने का अलग अलग मार्ग का जो निर्धारण है वो कर लिया गया है। तो जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। अब इंतजार है कि जो जिस तरीके से पहला स्नान पर पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व होगा और इस मेले का औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद फिर ये मेला फिर से अपने पूरे स्वभाव पर होगा। हालांकि अभी से ही जिस तरीके से साधु संतों का आना शुरू हो गया है, सभी को इंतजार है उस पल का कि जब माघ का महीना लगेगा, तो माघ के महीने में चूंकि जिस तरीके से हमने पहले बताया कि यहाँ का जो महत्व है माघ के महीने का, तो माघ महीने के समय का इंतजार है वो धीरे धीरे वो घड़ी पूरी हो रही है। और 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के साथ ही पहला स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। जी धीरेन्द्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आम लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भरपूर देखने को मिल रही है, जो वीवीआईपी गेस्ट होंगे उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर सुविधा देखने को मिल रही है? देखिए, जिस दिन स्नान पर्व है उस दिन वीवीआईपी को किसी तरीके की कोई भी सुविधा मेला प्रशासन द्वारा मुहैया नहीं कराया जाएगा। साथ ही साथ जो झूसी जो नैनी इलाके में अरेल इलाका बनाया गया है, वहाँ पर टेंट सिटी बनाई गई है, वहाँ पर उसकी बाकायदे बुकिंग की जा रही है। टेंट सिटी में कॉटेज बनाए गए हैं। जो वीवीआईपी जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे वो अरेल के टेंट सिटी में ठहरेंगे और उसी तरफ से ही स्नान करके उसके बाद वो चले जाएंगे। मेला क्षेत्र में किसी भी तरीके से जिस दिन स्नान पर्व है एक दिन पहले और एक दिन बाद तक किसी भी तरीके की वाहन को एंट्री नहीं दिया जाएगा। जो पास है तो मेला प्रशासन वीवीआईपी को पास भी देता है, वो पूरी तरीके से स्नान पर्व के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक वो मान्य नहीं होगा। यानी किसी भी तरीके से वीवीआईपी का जो मोमेंट है वो मेला क्षेत्र में स्नान पर्व के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर वीआईपी की इतनी तवज्जो की, इतनी तैयारियों को नहीं ध्यान में दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, जो सरकार और यहाँ का मेला प्रशासन का जिस तरीके से जो तैयारी है वो उनको लेकर की जा रही है कि जो अगर आते हैं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में रैन बसेरा बनाया जा रहा है कि रात में चूंकि ठंड सीजन है और ठंड में कोई भी जो श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहा है वो खुले आसमान के नीचे न सो पाए, उसके लिए बाकायदे रैन बसेरे भी बनाए जा रहे हैं। और जो आसपास की पार्किंग बनाई गई है, तो 20 ऐसे पार्किंग बनाई गई है जो सैटेलाइट पार्किंग के नाम से है। वहाँ पर बिजली, पानी, शौचालय, कैंटीन, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के दृष्टि से पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। इस बार एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो तैयारियां हैं वो अब पूरी कर ली गई हैं और इसी अंतिम तैयारियों को जांचने और परखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं और 2 दिनों तक रहेंगे। अभी तक तो वो केवल 1 दिन तक यहाँ आए थे,
और पिछले महीने में आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिसंबर में 5 बार सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे और यहाँ से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद वो स्थलीय निरीक्षण एक एक कार्य को बारीकी से देख रहे थे। ठीक है धीरेन्द्र, बनी रहिएगा आप हमारे साथ। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी प्रियव्रत दीक्षित हमसे जुड़ चुके हैं। प्रियव्रत, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? इसी तरह कोई भगदड़ यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हेलीपैड पर वो उतरे और सीधे वो गंगा घाट पर पहुंच गए और वहाँ पर जो संगम घाट है वहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं। इस वक्त स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके जो यूपी सरकार में मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, वो उनके साथ मौजूद हैं। प्रशांत कुमार जो डीजीपी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि एक बड़ा आयोजन जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए 45 करोड़ से ज्यादा लोग देश विदेश से आने का अनुमान जताया जा रहा है और ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा आयोजन इससे पहले दुनिया ने देखा होगा, ना इसके बाद दुनिया देख पाएगी। क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर अभी औपचारिक तौर पर तो महाकुंभ के आगाज का अभी देरी है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो भारी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब महाकुंभ का आगाज़ हो जाएगा, यानी कि 13 जनवरी से जब आगाज़ हो जाएगा और 14 जनवरी को जब पहला शाही स्नान है, उस दिन कितनी भीड़ होगी। तो एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, इन तमाम व्यवस्थाओं से निपटना, तमाम चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से निपटाना। क्योंकि देखिए सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है पुलिस प्रशासन की। यूपी के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। भारी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, डाइवर्जन लगाया गया है और साथ ही जो तमाम अभी तक तैयारियां चल रही हैं उनको बिल्कुल अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और ये दर्शाता है कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर देखा जाए तो दिसंबर के महीने में भी वो महीने भर के अंदर 5 बार पहुंचे हुए थे और उसके बाद अभी भी देखा जा रहा है कि लगातार वो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं और जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो तमाम तैयारियां की गई हैं, उनकी खुद ही मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं और डीजीपी प्रशांत कुमार भी देखिए नए साल में ये उनका दूसरा दौरा है, दूसरी बार वो पहुंचे हुए हैं प्रयागराज। और जो तमाम तैयारियां देखिए जो अलग अलग घाट बनाए गए हैं, प्रियव्रत, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आगे का क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? कई विकास परियोजनाओं की वो सौगात दे सकते हैं, तो क्या आज बड़ी सौगात मिल सकती है प्रयागराज की जनता को? देखिए आज